बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक के चैप्टर 2 यानी कि जो 14 बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हम एक टॉपिक देखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और उसके अलावा उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या होती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, शार्पनेस से क्या मुराद है? देखें, जब रेजोनेंस होती है, लेट्स सपोज ये एक वेव थी, इसकी दूसरी के साथ रेजोनेंस हुई, तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आया वो इस किस्म का बन गया। ठीक है, तो अब ये कितना शार्प रेजोनेंस होगी। अब रेजोनेंस सिर्फ इसी फिनोमेना में नहीं होती, वेव्स में हर तरह की रेडिएशंस के अंदर रेजोनेंस हमारे पास हो सकती है। तो वो कितनी शार्प, शार्प का मतलब है कि लेट्स सपोज इस साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह लें या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस तरफ एम्पलीट्यूड है। तो जब रेजोनेंस होगी तो पीक एम्पलीट्यूड अचानक से क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरफ क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो अब ये जितना ज्यादा अचानक बढ़ रहा होगा उतना ही हम इसको कहेंगे शार्प। ये क्या है, शार्प। अब किसी भी रेजोनेंस का ये शार्प होने में किस चीज का रोल होता है स्टूडेंट्स? वो उसकी डैम्पिंग कंडीशंस का रोल होता है। अगर डैम्पनेस कम होगी, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई ऐसी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही, तो उसके अंदर ये जो शार्प है ना, शार्प रेजोनेंस हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर माइल्ड डैम्पनेस होगी, दरमियानी, अब मैं ये इकट्ठी बना लूँ, ये वाली शार्प थी लेट्स सपोज, अगर दरमियानी है तो वो ऐसे करके होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर बहुत कम बहुत ज़्यादा डैम्पनेस है, मतलब रेजोनेंस हुई लेकिन डैम्पिंग कंडीशंस इतनी टफ हैं कि रेजोनेंस का जो एम्पलीट्यूड है वो उसके बावजूद क्या है, बहुत थोड़ा है। यहाँ देखें एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये दरमियाना है माइल्ड कंडीशंस के अंदर। यहाँ पे लो या फिर लाइट डैम्पिंग, और इधर लास्ट वाले में हाई डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, और ये दरमियान में मॉडरेट डैम्पिंग कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हैवीली डैम्प सिस्टम है वो एक, आप कह लें कि एक किस्म की स्ट्रेट ही फ्लैट रेजोनेंस कर्व हमारे पास शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक एग्जांपल देखनी हो ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक, मैं स्टैंड लगाता हूँ, ये रॉड लगाता हूँ, इसके साथ एक पेंडुलम लगाया, इसको हम क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे आगे पीछे। ठीक है, इसी की लेंथ के इक्वल, जिसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी सेम है, लेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी डेफिनेटली। ये एक लेड का पेंडुलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी की लेंथ का एक पिच बॉल का, पिच बॉल क्या होती है स्टूडेंट्स? ये बेसिकली एक स्टायरोफोम से बनी हुई बॉल कह लें, फोम की वजह से। ठीक है, स्टायरोफोम की वजह से। अब जब मैं, और ये लेड, लेड बहुत आयरन से भी ज्यादा हैवी, डेंसिटी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा, यानी कि मैस ज्यादा होता है और वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी ओवरऑल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत हैवी होता है, डेंस होता है ये। जब हम इस पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो रॉड की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसने भी ऑसिलेट करना है और इसने भी ऑसिलेट करना है, लेकिन इसकी जो रेजोनेंस वाला एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगा, इसका काम। क्यों? पिच बॉल है ना, स्टायरोफोम है, इसके लिए एयर रेजिस्टेंस फॉर पिच बॉल रेजोनेंस एम्पलीट्यूड इज स्मॉल एज एयर रेजिस्टेंस इज डैम्पिंग, वो कम कर रही है इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ। एयर रेजिस्टेंस इस पे बहुत ज्यादा, जबकि एक लेड है ना, ये बहुत हैवी है, इसके ऊपर एयर का असर है ही नहीं है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और पिच वाले का स्टूडेंट्स क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमारे पास कम होगा। ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, हल्की सी चीज हो ना तो हवा उसकी अपोजिट जब उसको लगनी है तो उसने रुक जाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं, रेजोनेंस की और स्टैंडिंग वेव्स की रियल लाइफ के अंदर। पहली जो स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन है वो है रोबिन्स ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब रोबिन्स ट्यूब क्या होती है? ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है, ओके, ऐसे करके इस सिलेंडर के एक एंड के ऊपर यहाँ स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरे, वैसे दोनों एंड्स क्लोज है लेकिन ये उसके साथ सील्ड हुए हैं। यहाँ पे एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे करके, ये गैस का सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी मदद से यहाँ से गैस इसके अंदर जा रही होगी, और इसके टॉप में क्या स्टूडेंट्स, होल्स हैं। ठीक है,
ऐसे होल्स बने हुए हैं। और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? स्टैंडिंग वेव्स इसके अंदर पैदा होती हैं, ठीक है, और उनमें रेजोनेंस के जरिए हम क्या करते हैं, फ्लेम्स को देखते हैं और स्टडी करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो स्पीकर है ना स्टूडेंट्स, ये साउंड वेव्स पैदा करेगा। लेट्स सपोज इसने ऐसे करके वेव्स हमारे पास पैदा, ठीक है, और जहां पे वेव्स पैदा हो रही हैं, अब स्टैंडिंग वेव्स का मतलब ये टकरा के भी आ रही हैं, तो ये आपको ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे, ये इस किस्म के टकरा के भी ये वहां से ऐसे ही वापस आ रही होंगी, तो ये आपको एक जगह पे रुकी हुई नजर आ रही होंगी, इसीलिए इनको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। दूसरी साइड से जहां पे गैस ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, गैस जब इस चैम्बर के अंदर आएगी तो जो इसके एंटी नोड्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, वहां पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा। अब नीचे कोई होल्स नहीं है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है लेकिन नीचे होल्स नहीं है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा और ऊपर होल्स हैं। जब प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ से गैस ज्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो यहाँ से गैस कम बाहर निकलेगी, फिर यहाँ पे ज्यादा होगा तो ज्यादा बाहर निकलेगी। तो गैस जितनी ज्यादा यहाँ से बाहर निकलेगी, अगर आप उसको फ्लेम जलाएंगे तो जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे फ्लेम क्या होगा, मैक्सिमम होगा ऐसे। फिर यहाँ पे जैसे ये कम हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड, तो फ्लेम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे कम हो रहा है, ये फ्लेम्स बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स की मदद से इसका प्रेशर चेंज हो रहा है। आप वेव चेंज करेंगे तो इनकी वेवलेंथ ऐसे भी हो सकती है, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमम अचीव हो, ठीक है। तो जहां जहां पे वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा साउंड वेव की वजह से, और गैस ज्यादा प्रेशर से उन होल से बाहर निकलेगी, और ज्यादा आपके पास फ्लेम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इस मदद से आप नोड्स और एंटी नोड्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा फ्लेम की वजह से यहाँ पे एंटी नोड है, जहाँ कम होगा यहाँ पता चल जाएगा एंटी नोड है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड जो स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन है वो है क्लैडनी प्लेट्स, ठीक है। क्लैडनी प्लेट्स बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास रेजोनेंस को स्टडी करने के लिए। अब ये इस तरह की प्लेट है, किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है, और उसके नीचे एक वाइब्रेटर के ऊपर वो रखी हुई है, ठीक है। अब ये मैंने इसके नीचे वाइब्रेटर तो नहीं बना सकता, तो वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, ठीक है, और प्लेट के अंदर वेव्स पैदा होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर है ना इसका, तो वेव्स पैदा होंगी, तो प्लेट कहीं पे उसके जो प्लेट का सरफेस उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कहीं पे उसका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को एंटी नोड कहते हैं और मिनिमम एम्पलीट्यूड को स्टूडेंट्स हम नोड कहते हैं। अगर आप इसके ऊपर बड़ा एक फाइन पाउडर इंट्रोड्यूस करवाएं, सपोज आप इसके ऊपर सैंड ही डाल देते हैं, ठीक है, जब इसके ऊपर रेत पड़ी होगी स्टूडेंट्स, और आप इसको हर तरह की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करवा सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक प्लेट के अंदर वेव्स पैदा होंगी, वेव्स पैदा होंगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, नोड्स और एंटी नोड्स बनेगी, ठीक है। तो जहां पे नोड होगी वहां पे प्लेट वाइब्रेट नहीं कर रही होती, रेत वहां पे आके रुक जाएगी। लेट्स सपोज देखिए ना, अब ये रेत पड़ी है, ये पॉइंट्स एंटी नोड पे चल जाता है, ये नोड है दरमियान में, फिर ये एंटी नोड, ठीक है। तो जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा ना, ये पॉइंट्स बेसिकली ये अपोजिट साइड पे नेगेटिव होते हैं ये, तो रेत यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी, यहाँ से रेत आपके पास स्लिप होके वहां पे आ जाएगी जहां पे उसको वाइब्रेट ना करना पड़े, उसको कोई एम्पलीट्यूड ना मिले, कोई एनर्जी ना मिले, तो इसके ऊपर सैंड का पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इनको स्टूडेंट्स बुक से पढ़ने से बहुत बेहतर है कि आप क्या करें, इनकी एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख लें। लास्ट जो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है अकॉस्टिक्स लेविटेशन, ठीक है। लेविटेशन का मतलब होता है किसी चीज को सस्पेंड करना बगैर किसी सहारे की मदद से। इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सोर्स होता है जो कि स्टैंडिंग वेव्स पैदा करता है, ये हॉर्न समझ लें, ठीक है, जो बुक पे बना हुआ है हॉर्न, ये साउंड पैदा करेगा। ऊपर एक रिफ्लेक्टर है जिसे टकरा के साउंड वेव वापस जाएंगी, ठीक है। ये स्टैंड है पूरा इसका ऐसे लगा हुआ है, जब इससे वेव्स जाएंगे स्टूडेंट्स वहां से टकरा के ऐसे वापस आएंगी, ठीक है, रेजोनेंस होगी। तो इन ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे दोनों एंटी नोड्स हैं, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, मिनिमम, फिर मैक्सिमम प्रेशर, फिर मिनिमम प्रेशर और फिर मैक्सिमम प्रेशर। तो हमारे पास ऐसे एरियाज बन जाएंगे जहाँ पे दो हाई प्रेशर्स के दरमियान एक बहुत क्या है, थोड़ा लो प्रेशर है। तो इस तरह की प्रेशर जहाँ पे प्रेशर बहुत कम होगा, अब बहुत जो लाइट पार्टिकल्स हैं जैसे स्टायरोफोम है, स्टायरोफोम, वो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स रुक जाएगा, फिर आप यहाँ इंट्रोड्यूस कराएं, यहाँ इंट्रोड्यूस कराएं, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे फिर इसकी नोड्स बन रही हैं, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे
मे बी ये 3 के बजाय 4 नोड्स बन जाएं, ठीक है। जितने ज़्यादा ये बनेंगी 1 2 3 ऐसे करके, तो ये सारा कुछ आपको बताएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नोड्स बन रहे हैं, कहाँ पे एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो स्टायरोफॉर्म वहाँ प्लेस करके आप उन्हें रोक सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं उसकी वेव्स पैटर्न के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड यूट्यूब पे प्रैक्टिकल वीडियोस देखा करें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।